लेक्चर है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर 13 है हमारी किताब का, उससे कंसर्निंग है, लेकिन पूरा चैप्टर अभी नहीं है। अभी हमने पावर से पहले पहले, पावर डिसिपेशन से पहले पहले के जो पोर्शन है उनको स्टडी करना है। उसमें करंट, टाइप्स ऑफ करंट आ जाएगा, सोर्सेज ऑफ करंट आ जाएंगे, उसके अलावा करंट की डायरेक्शन आ जाएगी, रेजिस्टेंस वगैरह आ जाएंगी, ओम्स लॉ आ जाएगा, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस के वगैरह वगैरह, और जो भी इनसे मुतल्लिक़ क्वेश्चन है या सर्किट्स हैं वो हम यहाँ देखेंगे आज। अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, तो ज़रा आप ये राइट पे थोड़ा सा देखें, इक्वेशन लिखी हुई है Q ओवर T या डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। हाईलाइट मैं कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। इसको हम dQ ओवर dt भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन में। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट ये रेट ऑफ चेंज का ही होता है, तो लेकिन ये है कि उसका जो सिंबल है वो डेल्टा की जगह टी आता है। फिलहाल ये चीज़ अभी तो नहीं आएगी, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा अगले चैप्टर्स के अंदर। अब सिंपल I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी लिखा जाता है। राइट साइड पे जो मैंने लिखा हुआ उस पर ज़रा नज़र रखेंगे आप। फिलहाल QNE होता है, NE जो आप पुटअप कर देते हो Q की जगह पर, तो ये फॉर्मूला डेवलप हो जाता है। इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल निकाल सकते हैं। यूनिट जहां तक ताल्लुक है एम्पेयर होता है, जो कूलम पर सेकंड होता है। अब Q इज इक्वल टू निकलता है IT, तो कूलम इज इक्वल टू आ गया एम्पेयर सेकंड। कूलम यहाँ पे एक ड्राइव यूनिट है, एम्पेयर और सेकंड दोनों बेसिक यूनिट है। तो आप कह सकते हैं कि दो बेसिक यूनिट्स का प्रोडक्ट एक ड्राइव यूनिट आ रहा है। एक और चीज जो पिछले चैप्टर में भी पढ़ ली थी हमने, वो E की वैल्यू है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, या प्रोटॉनिक या प्रोटॉन पे चार्ज को भी कह सकते हैं। अब यहाँ से 1 कूलम की अगर आप वैल्यू निकालो, तो ये जो फैक्टर है 1.6 वाला 10 पावर माइनस 19, इसको जाके लेफ्ट साइड पे E के साथ डिवाइड कर दो। ये डिवाइड किया तो हमने इसका जवाब याद किया हुआ है 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड कैलकुलेशन में भी आप ये चीज़ करोगे, जहाँ 1 ओवर 1.6 10 पावर माइनस 19 आएगा, आप उसको 6.25 10 पावर प्लस 18 में कन्वर्ट करके बाकी चीज़ों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से अपनी कैलकुलेशन को आप आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर अब जो डेफिनेशंस लिखी हैं लेफ्ट साइड पे इन ब्लू कलर वगैरह में, उस तरफ आ जाएं, तो उसको भी देख लेते हैं साथ साथ। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखी है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी का समय स्टडी है फ्लोइंग चार्जेस की या करंट्स की, फ्लोइंग करंट्स की। उसके बाद आपके पास स्टडी करंट लिखा हुआ है राइट साइड पे इसी में। स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं ये स्क्रीन दोबारा शो करता हूं, अगर नहीं होती ना फिर मुझे बता दीजिएगा, आपको फिर जाकर वापस आना पड़ेगा। एक मिनट ठहरिए, मैं ये स्क्रीन ऑफ की मैंने।
सर आपने लेक्चर को रिकॉर्डिंग पे लगाया है? जी हाँ, लगा दिया, लग गया हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है। जी अब आप देखें, जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रही थी जरा बता दें मुझे। यस सर, अब हो रही है। सर अभी हो रही है। ओके ओके, चलें जी, भी शुरू करते हैं आगे। तो स्टडी करंट की डेफिनेशन को हम देख रहे थे। स्टडी करंट ऐसा करंट होता है जो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है, सेम वैल्यू और सेम डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। अब यहां से हमारे पास करंट की आ जाती हैं टाइप्स। हम करंट की टाइप से चलते हैं पहले। करंट की देखी जाए तो हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं, एक एसी और एक डीसी, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट। और माशाल्लाह से आप लोग चैप्टर 16 पढ़ के आए हो, बहुत डिटेल में डिस्कस करके आए हो। ऐसा करंट जो डायरेक्शन चेंज नहीं करता डीसी कहलाएगा। लेकिन जो डीसी है वो भी आगे दो टाइप का है, एक फ्लक्चुएटिंग डीसी जो रेक्टिफिकेशन के नतीजे में आता है, और एक प्योर डीसी, इसी को हम स्टडी करंट का भी नाम देते हैं। ये आता है आपके आर्म सेल से, बैटरी सेल से। अभी हम बैटरी सेल को भी देख लेते हैं, उनकी कितनी अकसाम है। अब फ्लक्चुएटिंग करंट आमतौर पर रेक्टिफायर से आता है, जिसकी शेप ये बनी हुई है, इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं। और इस शेप को स्मूथ करने के लिए हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं, लेकिन फिल्टर सर्किट का एक्शन हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 18 में जाकर, रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में। और ये ग्राफ जो नजर आ रहा है आपको, ये डीसी या प्योर डीसी या स्टडी करंट का ग्राफ है। अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ये ऊपर है आपको, इसको अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट की जब हम बात करते हैं, करंट वैसे स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डायरेक्शन रखती है। वेक्टर नहीं कहेंगे इसको, इसको टेंसर कहेंगे। टेंसर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो डायरेक्शन रखने के बावजूद वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आती हैं, क्योंकि ये क्वांटिटीज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती। वो क्वांटिटीज जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करेंगी वो वेक्टर में इंक्लूड होती हैं, तो करंट उसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है। अब एक कन्वेंशनल करंट होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। कन्वेंशनली देखा जाए, हमेशा याद रखेगा, हमने ये रूल याद कर लेना है, पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल होगा, नेगेटिव हमेशा लो पोटेंशियल होगा। इस लिहाज से कन्वेंशनल करंट हाई से लो की तरफ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट लो से हाई जाता है। आपको याद होगा एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 12 में आखिर में, शायद इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, हाई से लो या लो से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो वहां बाकायदा लॉजिक देते हैं कि इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, इसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। अब चूंकि नेगेटिव होता है लो पोटेंशियल, तो हम कह सकते हैं दे मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। ये हम उसका जवाब देते हैं, और ये हमारा एमसीक्यू भी है। अब करंट जिन सोर्सेज की वजह से फ्लो करता है सर्किट में, उन्हें सोर्स ऑफ ईएमएफ कहते हैं। सोर्स ऑफ ईएमएफ। अब सोर्स ऑफ ईएमएफ हमारे पास बैटरीज हो सकती हैं। बैटरीज दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी की खासियत यह है कि ये नॉन रिचार्जेबल होती है।
यानी आप इसको चार्ज नहीं कर सकते। दूसरी आ जाती है सेकेंडरी, और सेकेंडरी की खासियत ये होती है, अपना सफा जरा आराम से पलटो, आवाज यहां तक आ रही है। रिचार्जेबल, सेकेंडरी रिचार्जेबल होती हैं। जिस तरह वो लेड एसिड अकोमुलेटर, ये हमारी जो यूपीएस की बैटरियां हैं ये रिचार्जेबल होती हैं। और निकल कैडमियम की बैटरियां जो होती हैं, जो हमारे मोबाइलों में लगती हैं, रिचार्जेबल होती हैं। जो नॉन रिचार्जेबल है वो ड्राई सेल है, डैनियल सेल है, और लकलांची सेल है। ये सारे नॉन रिचार्जेबल हैं। ये हमें ये इन सेलों के मुतालिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में शायद, मेरा ख्याल है। ड्राई सेल, ड्राई सेल बेटा डैनियल सेल, प्राइमरी है। ड्राई सेल जो सिंपल डैनियल मिलता है सेल ना और आपको, जिसे डैनियल सेल कहते हैं, ये थर्ड कौन सा है? नॉन रिचार्जेबल है। आगे चलें। नेक्स्ट आपके पास ये तो एक सोर्स हो गया। ये क्या कर रहा है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब है सोर्स ऑफ जो करंट होता है, ये वो डिवाइस होती है जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब नंबर 2 पे हमारे पास आता है जनरेटर। जनरेटर आमतौर पे ये करता है कि मैकेनिकल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। जनरेटर में ऑब्वियसली हमने फैराडेज लॉ के उसूल पे ये काम करता है, हमें वर्क डन करना पड़ता है इंजन के जरिए। फिर थर्मोकपल आता है। ये टेम्परेचर डिफरेंस को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और आ जाता है सोलर सेल। ये भी सनलाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। तो ये हमारे सोर्सेज हैं ईएमएफ के। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ सोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे अपने कंडक्टर के दो एंड के साथ, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो आने के लिए पोटेंशियल होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो नो करंट। इसको हम यूं समझ सकते हैं, मेटल्स में से जो करंट गुजरता है, फर्ज करना ये एक मेटल बनी हुई है आपके पास, ये ऊपर डायग्राम में, इसको मैं हाईलाइट किया है। मेरा भी अब शो, अब ये स्क्रीन, अब जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए जाओ और फिर वापस आओ और फिर मुझे बताओ, शो हो जाएगी। बाकी जितने बच्चे हैं उनको शो हो रही है स्क्रीन। जाकर वापस आओ फौरन। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे कंडक्टर की। ये एक वायर है या किसी कंडक्टर का पीस है। जी मेरा बेटा। सर जो कैपेसिटर है वो तो एसी के लिए वर्क करता है ना, तो फिर हम कैपेसिटर के साथ बैटरी क्यों कनेक्ट करते हैं? वो तो बैटरी के लिए काम नहीं करेगा। ये कैपेसिटर बीच में कहां से आ गया? कैपेसिटर एसी पे भी काम करता है, डीसी पे भी काम करता है। तुम्हें किसने कहा डीसी पे नहीं करता? तुम्हारा फिक्रा थोड़ा सा टेक्निकली गलत है।
हाँ, DC कैन नॉट पास थ्रू कैपेसिटर, AC कैन पास। ये फिक्रा ज्यादा सही है। DC पे कैपेसिटर चार्ज होता है और इन AC सर्किट्स यूज होता है। समझ आई? आपके पंखों में कैपेसिटर लगा होता है कि नहीं, मोटरों में और कैपेसिटरों में, जितनी मोटर्स हैं सब में कैपेसिटर लगा होता है। आपकी ट्यूबलाइट में कैपेसिटर्स लगे होते हैं। ये कैपेसिटर्स आपके अल्टरनेटिंग करंट को थोड़ा बहुत स्मूथ करने में हेल्प आउट करते हैं और उसकी वजह से आपके पंखे वगैरह सही चलते हैं, वरना जल जाएं। समझ आई? और जो DC है यस सर्किट्स, सर। उसमें ये चार्जिंग में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इस्तेमाल दोनों सर्किट्स में होते हैं। आपके कंप्यूटर में कैपेसिटर यूज हो रहा होता है और कंप्यूटर में DC चल रहा होता है मुसलसल। जो AC आता है पीछे से उसको DC में शिफ्ट कर लेते हैं। आपकी जितनी अप्लायंसेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, सब DC पे चलती हैं। सब के अंदर एक रेक्टिफायर लगा होता है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है जो AC को DC में पहले हाई AC को लो AC में, यानी हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है, और जो रेक्टिफायर होता है वो उसको DC बना देता है। और आगे फिल्टर सर्किट लगे होते हैं जो उसको स्मूथ कर रहे होते हैं। फिर आगे गेट्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, थर्मिस्टर्स होते हैं, मॉसफेट्स होते हैं, GFTs होते हैं। तो करंट को कंट्रोल करते हैं और आपको ये कम्युनिकेशन सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। इतना काफी है नॉलेज, आगे चलें। यस सर। अच्छा, बात मैं कंडक्टर की कर रहा था कि एक कंडक्टर का पीस है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, उसके इर्द गिर्द कोई पोटेंशियल सोर्स नहीं लगा हुआ। उसका दरमियान में एक हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लेट कर लिया। ये आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में, ये वाला जिसको मैंने एरो से शो किया, ब्लैक कलर का है। अब इसके आगे पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन राइट पे जा रहे हैं उतने लेफ्ट पे जा रहे हैं। तो नेट करंट इसमें इस वक्त 0 होगा। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट पे जा रहे हैं, इक्वल लेफ्ट पे जा रहे हैं, इक्वल अप जा रहे हैं, इक्वल डाउन आ रहे हैं। लेकिन जैसे इस कंडक्टर को बैटरी के साथ लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक खास स्पीड या वेलोसिटी एक्वायर करते हैं सर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मिनट ठहर जाओ अभी। उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू हमारी बुक में 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है। मैंने कहा 1 मिनट ठहरो, मेरी बात तो मुकम्मल होने दिया करो, फिर सवाल किया करो जब मैं मौका देता हूँ। और 10⁻⁵ फेडरर की बुक में है। आमतौर पे हम कहते हैं रेंज इसकी 10⁻⁵ 10⁻³ के इन बिटवीन होती है। अब जब भी ये आंसर आएगा तो आपने बेसिक वैल्यू इसको लेना है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन फिर रहा होता है ना आम मेटल में, इसकी जो स्पीड होती है वो सेवरल 100,000 किलोमीटर 10⁻⁵ से 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। अब सवाल कीजिए क्या कर रहे थे आप? सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। आप जाकर वापस आई हो? जी मैं 2-3 बार वापस आई हूँ और नहीं हो रही। सर मुझे भी नहीं हो रही, मैंने भी 2-3 दफा प्रयास की। अब ठहर जाओ, मैं मुझे हो दोबारा रही है। करता हूँ। नहीं हो रही है, वो 1-2 का नेट का मसला आ जाता है तो हो जाता है, कोई बात नहीं। मैं दोबारा शो करता हूँ, फिर मुझे कंफर्म करो। इससे पढ़ने का मज़ा नहीं आता। हाँ बेटा, बाजू लिख रहे हैं बके हो रही है, किसी किसी की नहीं हो रही है। हाँ जी, अब तक स्क्रीन हो आ गई है। चुकी होगी।
नहीं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। चलो यहाँ भी होगा, सही है। चलें जी। सर जी मेरा बेटा। सर हमारी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो किस मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो कौन सी होगी? तो वो उसके आंसर में लिखा हुआ है कि द लेफ्ट टू करंट राइट। फ्लोइंग। यस सर। सर वो कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा? करंट की डायरेक्शन हमने इलेक्ट्रॉन। अभी बात की है, सुन लो। करंट की डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। ये सामने टॉप पे लिखा हुआ है, मार्कर्स के नीचे डायरेक्ट नजर आ रहा होगा आपको, पॉजिटिव से नेगेटिव। जब लफ्ज करंट यूज किया जाता है ना, इसका मतलब कन्वेंशनल करंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है ना, उसने को लेफ्ट से राइट उसने यूज किया हुआ है, तो राइट से लेफ्ट असल करंट होगा। बात समझ आ गई? यस सर। और सर यहाँ पे जो करंट है वो उसको स्केलर क्वांटिटी उन्होंने कहा है, क्योंकि मैंने भी उसकी स्केलर वो बोला है। सर अभी आपने कुछ और बोला था। मैंने कहा था स्केलर होता है ऐसा स्केलर जिसकी डायरेक्शन हो टेंसर कहलाता है, वो टेंसर लिखा हुआ है। ऐसा स्केलर जिसकी डायरेक्शन हो टेंसर कहलाता है। वो फर्दर एक इंफॉर्मेशन दे दी है, ये कभी इस्तेमाल हो सकती है, आ भी सकती है, नहीं आती तो अच्छी बात है फिर। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। ओके, अब आप आ जाएं। आपका जो करंट है उसके सोर्सेज हमने देख लिए, लेकिन करंट किन किन चीजों की वजह से फ्लो कर सकता है? जरा थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हम चलते हैं, वापस अपने टेक्स्ट की तरफ। इसमें आप देखेंगे कि चार्ज कैरियर्स लिखे हुए हैं। ये चार्ज कैरियर, अब ये देखते जाए, मैं टिक करता जाऊंगा रेड कलर से। लिक्विड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे ऑब्वियसली। ये नंबर 1 मैं कर देता हूं। इसमें चार्ज कैरियर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। फिर नंबर 2 पे सॉलिड्स पे आ जाएं। सॉलिड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 3 पर गैस में आ जाएं। इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव गैसियस आयन गैस डिस्चार्ज में। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, उसमें क्रूक्स के जो एक्सपेरिमेंट हैं डिस्चार्ज ट्यूब के, पॉजिटिव रेज में आपने पढ़ा होगा। नंबर 4 पे आ जाएं। सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपके एमसीक्यू बनते हैं। अब यहाँ पर एक आपको एमसीक्यू नजर आ रहा होगा नीचे, उसको दे लेते हैं। एक आपके पास मेटल का पीस है XY, उसके साथ एक बैटरी लगाई गई है। सवाल ये है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में यहां से गुजरेंगे अगर करंट 1 माइक्रो एम्पेयर हो। 4 ऑप्शन है उनको हल करने के लिए। वो जो हमने अभी फॉर्मूला देखा है ऊपर, I = NE/T, इसको यूज करेंगे, n को सॉल्व कर लेंगे। अब वैल्यूज पुट अप करके जब हल करेंगे तो करंट की वैल्यू 1 × 10⁻⁻6 है। इसके साथ टाइम 1 सेकेंड है, वो तो ये आ गया। अब नीचे जो डिवाइड हो रहा है 1.6 10⁻⁻19, उसको जब 1 ओवर करेंगे तो वो ये चीज बन गया 6.25 10⁻+18। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 से तो आंसर वुड बी 6.25 10⁻12, मतलब डेल्टा ऑप्शन। ठीक है जी, ये आप नोट कर लेंगे।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये तो पता लग गया ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है, उसका फॉर्मूला ये नोट कर लें, I/NEA। ये फॉर्मूला असल में आपने पढ़ा था जब आप फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, वहां ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। और वहां पे जब करंट कैलकुलेट किया था ना, उसमें ये फॉर्मूला था। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म, करंट की वैल्यू लगा दें V/R, ये आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये शक्ल आ जाएगी। अब इसमें याद रखिएगा E इलेक्ट्रॉन और जो T है ना, वो टाइम इंटरवल है, दो कोलिजन्स के दरमियान जो टाइम इंटरवल होता है, स्मॉल t, उसको शो करता है। ये फॉर्मूला आपकी बुक्स में तो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कभी वो जिक्र किया जाए कि रिलैक्सिंग टाइम अगर हम बढ़ा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, ड्रिफ्ट सर वेलोसिटी ये जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट पोटेंशियल वेलोसिटी का के थर्ड साथ, वाला इलेक्ट्रिक फार्मूला, फील्ड E इलेक्ट्रिक फील्ड है ना E। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का थर्ड वाला थर्ड फार्मूला दोबारा बता दें। थर्ड फॉर्मूले में स्मॉल e चार्ज है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है, T इसमें रिलैक्सिंग टाइम है, मतलब ये टाइम इंटरवल है बिटवीन टू कोलिजन्स। ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा ध्यान में रख लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर सवाल हमें आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है। तो वो पोटेंशियल जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। ms है आपके पास चार्ज पार्टिकल की या इलेक्ट्रॉन की। अब कोई सवाल है तो बताओ। ये डिराइव किस तरह हुई है? सर ये फार्मूला कैसे है? ड्राइव आपका काम नहीं है बेटे, MD कैट पढ़ रहे हो, थ्योरी क्लास नहीं पढ़ रहे कि वो ड्राइव करना पूछ लेंगे आपसे। ड्राइव करना वैसे मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है। V आपके पास ED होता है, और जो रेजिस्टेंस है वो करंट के हवाले से आती है, हम कर सकते हैं इवन, लेकिन जरूरत नहीं है। सुकून से जो जितना है उतना याद, एम क्या ये है? याद कर लो, बड़ी एम मैथ्स है। सर एक और चीज देखो, हाँ बोलो। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, तुमने क्या बोला लफ्ज? अपोजिट। हाँ जी, ऑपोजिट होती है, तो सर क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस लेते हैं। सुन लो, कन्वेंशनली डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है। ये राइट पे एक डायग्राम बनी है, पहले इसको देखो, इसको, इसमें मैंने ये लाइनें ड्रॉ की हैं, रेड कलर से दोबारा ड्रॉ करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं। यानी कंडक्टर को जब हम ज्वाइन करते हैं बैटरी के साथ, तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एस्टैब्लिश हो जाती हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन लाइंस के ऑपोजिट होती है। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन माइनस E की डायरेक्शन में होती है। अब सवाल करो आगे। सर जो लास्ट में फॉर्मूला ड्राइव किया आपने, E इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिवाइड बाय m, उसमें आपने नेगेटिव साइन भी यूज नहीं किया। नहीं, वो जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और सर एक की बात है कि जो हम यहाँ कन्वेंशनल करंट हम लेते हैं हाँ, सर, जो हम बोलो कन्वेंशनल बोलो, करंट प्लस मुकम्मल करो। सर उसमें तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं, तो वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव भी फ्लो करेंगे। तो सर फिर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक सुन फील्ड। लो, आप दो बातों को खुद ही मिक्स कर रहे हो बैठ के। पॉजिटिव चार्ज प्लस से माइनस मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से प्लस मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट मूव करेंगे तब उनकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट कहलाएगी, वरना नहीं।
समझ आ गई? अब ये जो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोटॉन है की इलेक्ट्रॉन्स, हाँ क्या कह रही हो? सर प्रोटॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी ना? प्रोटॉन तो मूव ही नहीं करता मेरा बेटा, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बंद होता है, वो कैसे मूव करेगा? हाउ इट इज पॉसिबल? इलेक्ट्रॉन ही मूव सर नहीं करता है मेटल्स। सर, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था उसमें तो पॉजिटिव चार्जेस मूव करते थे, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। बेटा आप चलो उसके अकॉर्डिंग बात कर लो, ठीक है? जब भी पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वेलोसिटी भी ड्रिफ्ट लाएगी। अब बात करो। सही है सर। चलें, इतनी सी बात थी, आगे चलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है इसका। अब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, और ड्रिफ्ट का इसका मतलब है रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स हुआ तो टेम्परेचर के साथ भी इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है? आगे चलेंगे। इसके बाद हमारे पास इफेक्ट्स आ जाते हैं करंट के। हीटिंग इफेक्ट है, टेम्परेचर है की वजह से होता है। जी मेरा बेटा। सर, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने तो थर्ड फार्मूला लिखा है, इसमें हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे साथ? लगा दें बेटा, लगा दें, मैं कब कह रहा हूँ, लेकिन मैग्नीट्यूड जब होती है फिर हम नहीं लगाते। नेगेटिव लगाएं जी, ऑपोजिट शो करने के लिए। ऊपर मैंने वेक्टर साइन ई डाला हुआ है ना, तो नेगेटिव ही आना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, उसका मैग्नीट्यूड से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है मेरा बेटा? यस आगे चलो। यस सर। अब जरा हीटिंग इफेक्ट पे आ जाएं, ये राइट साइड पर। जब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट की, एक हीटिंग इफेक्ट है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, और एक केमिकल इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट पहले हम डिटेल में डिस्कस कर लें, क्योंकि इससे वो टेम्परेचर डिपेंडेंस भी क्लियर हो जाता है। करंट जब भी किसी कंडक्टर से गुजरेगा तो चार्ज पार्टिकल एटम से टकराएंगे। अब चाहे इनको आप इलेक्ट्रॉन कह दो, चाहे इनको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कह दो। इलेक्ट्रॉन कहोगे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहोगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे होंगे। कॉन्सेप्ट एक ही है हीटिंग का। चार्ज पार्टिकल एटम से टकराएगा, अपनी एनर्जी एटम्स को देगा कंडक्टर के, कंडक्टर्स के एटम की एनर्जी बढ़ेगी। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर, और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के साथ। ये मैंने इक्वेशन यहाँ लिखी है, जरा देख लीजिए। तो साबित हुआ कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो या कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है कूलियन की वजह से, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब इस इंक्रीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, RT इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रेजिस्टिविटी की शक्ल में उसके नीचे लिखा हुआ है। ये सारे फॉर्मूले आपने बुक में पढ़े हुए हैं। अगर मैं चेंज इन रेजिस्टेंस की शक्ल में लिखूंगा, R नॉट या रो नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर R नॉट या रो नॉट का लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दूंगा, RT माइनस R नॉट इज इक्वल टू R नॉट अल्फा डेल्टा टी। और यहां से अल्फा डिफाइन होता है ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये अल्फा या टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। जिन सब्सटेंसेस का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी।
तमाम मेटल्स इसमें शामिल हैं. All the metals are included in this. And whenever the temperature coefficient is negative, it means when we increase the temperature or temperature of conductor increases, resistance then decreases of materials which have negative temperature coefficient. मेरी बात मुकम्मल तो होने दिया कर मेरा बेटा, फिर उसके बाद सवाल करते हैं. बीच में बोल पड़ती हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, ओवरलैप हो जाती है आवाज़ें. सब्र करो, मेरी बात मुकम्मल होने दो, फिर मैं टाइम देता हूं तुम्हें. अच्छा, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, थर्मिस्टर. थर्मिस्टर भी ये सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल से मिलके बनते हैं. ये सब के सब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रखते हैं. इसमें थर्मिस्टर बड़े मजेदार किस्म की चीज है. लो टेम्परेचर मेजरमेंट में या टेम्परेचर सेंसर में यूज होती है, हीट सेंसर के तौर पर. बनाते हुए हम यूं करते हैं, सेमीकंडक्टर सेरामिक मटेरियल्स होते हैं, उनको मिक्स करते हैं मेटालिक ऑक्साइड के साथ, कोबाल्ट के, निकल का, कॉपर का ऑक्साइड वगैरह वगैरह. फिर इनको हाई टेम्परेचर पर और अंडर हाई प्रेशर गर्म किया जाता है, बेक किया जाता है. यानी डायरेक्ट हीट नहीं किया जाता, बेकिंग की जाती है, उससे ये बनते हैं. हाँ जी, अब आप सवाल कीजिए. सवाल बेटा. थर्ड वाले फार्मूले की डेरिवेशन क्या है? वो ई वाले फॉर्मूले की डेरिवेशन. थर्ड ये लिखा हुआ है अल्फा वाला. कौन सा? ओहो, ये डेरिवेशन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. ये जो चीज नजर आई ना, ये वाली, इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई. ये देखो, ये देखो, ये तो आपकी बुक में भी है. अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर, ये है इसका आंसर. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब इसका यूनिट की बात करो ना, तो डेल्टा आर का यूनिट आर के यूनिट ओम से कट जाएगा, तो पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका यूनिट लिखा हुआ है. अब सेम फॉर्मूला रेजिस्टिविटी में भी होता है. तो ये सारी बातें थी टेम्परेचर डिपेंडेंस के हवाले से या हीटिंग इफेक्ट के हवाले से. अलबत्ता हीटिंग इफेक्ट में जो हम फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहे हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. फर्दर इसको बढ़ाया जाए तो R होता है रो L ओवर A. इसका मतलब है हीटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितनी देर के लिए हीट दी जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, या आर स्क्वायर या डी स्क्वायर. बात समझ आ गई? यानी तार को पतला करते जाओगे, हीटिंग बढ़ेगी या कम होगी, बताओ? थिकनेस कम करने से बढ़ जाएगी, बढ़ेगी. बढ़ेगी. इनवर्स रिलेशन ये लिखा हुआ है. थिकनेस कम करेंगे, हीटिंग बढ़ जाएगी. अब यहाँ पर ये जितने फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, इनके रिलेशंस के साथ हमसे हीटिंग पूछी जा सकती है. मिसाल के तौर पे एमसीक्यू हम अभी देख लेते हैं. ये यहाँ लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे अभी आ जाता है जी, आ गया होगा अब तक. इस एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने सर्कल किया. सर अभी नहीं आया. चलें जी, वेट कर लेते हैं आपका एमसीक्यू आ जाए. यही एमसीक्यू मैंने भी अब खोल लिया हुआ है, वही चीज़, यानी अपना लेक्चर मैं खुद भी देख रहा हूँ साथ साथ, तो मेरे पास तो आ चुका है. हाँ जी, पहुँच गया, स्क्रीन पहुँच गई. चलो सर, सवाल ये है, अ करंट पासिंग थ्रू अ फिलामेंट ऑफ द बल्ब प्रोड्यूसेस हीट H. ठीक है,
इफ द फिलामेंट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, लो जी दो बराबर के हिस्से काट दो, आधा आधा हो गया, लंबाई आधी कर दी। अभी अभी पीछे देख के आए हो कि हीटिंग लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन करंट रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है जब लेंथ आधी करेंगे रेजिस्टेंस आधी होगी। अब बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि हीट आधी होनी चाहिए, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हम लेंथ हाफ करेंगे रेजिस्टेंस हाफ हो गई, करंट डबल हो गया। यहां तक कोई मसला तो बताओ, रेजिस्टेंस हाफ करने से करंट डबल होता है। तो रिपीट ये कर दे, यहाँ एक पे दफा मैंने मुझे मेंशन, समझ नहीं आई। दोबारा सुन लो। एक फिलामेंट है, उसको दरमियान से काट दिया, उसकी लंबाई L/2 हो गई, इसका मतलब है उसकी रेजिस्टेंस भी R/2 हो गई। इसका मतलब है उसका करंट 2I हो गया, डबल हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब बात समझ आई यहां तक? यस सर। यस सर। अब इसको जरा फॉर्मूले में पुटअप करो। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये नीचे मैंने पुटअप किया है, एरो आगे होंगे नजर आपको। अब देखो ये सॉल्यूशन को दे, 2I का स्क्वायर 4I स्क्वायर हो गया, और नीचे 2 आ गया तो 4/2 2 टाइम्स 2H। हीटिंग बढ़ गई, डबल हो गई। ये MCQ निकल आया एक हमारा, ठीक है। उसके बाद जी सर, मैग्नेटिक इफेक्ट। रिपीट कर दें। जी जी जी, दोबारा सुन लो मेरा बेटा, मैं इसको एक और दफा हल कर देता हूं आपके सामने। एक मिनट है। सर अभी तो आपने कहा था कि हीटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ जी है, मैंने कहा तो, मैं कहा था, लेकिन सवाल की स्टेटमेंट देखिए, अब हम देखते हैं तो जवाब कुछ और बन रहा है। अगर आपने खाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे हल किया, जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक बात इग्नोर कर दोगे कि जब आप लंबाई आधी करोगे रेजिस्टेंस आधी होगी तो करंट डबल नहीं होना, बोलो। तो करंट को भी इंक्लूड करना है, क्यों? फॉर्मूला क्या है? सब लोग देखो, फॉर्मूला है इसको क्यों साइड करा रही है? I² RT। क्या बोला बेटा आपने? अब कुछ बोला है बेटा? कुछ सवाल किया तो बता दो, वरना मैं आगे पूछ चलाऊं। चले मैं आगे चला देता हूँ, फिर सवाल करना होगा कर लेना जब ये बात मुकम्मल हो जाए। अब देखो नई हीट निकालनी है। जब हमने ये यहाँ लिखा हुआ है, इस जगह देखो, इस जगह रेजिस्टेंस को आधा किया, करंट डबल हो गया, तो करंट की जगह 2I लगाऊंगा, उसका स्क्वायर होगा, रेजिस्टेंस R/2 होगा, ये 4I स्क्वायर बन गया। R के नीचे जो 2 है उसको इधर ले आए, तो कट कटा के बन गया 2I स्क्वायर RT, और ये फॉर्मूला है 2H का, यानी हीट डबल हो जाएगी। तो जो बच्चे सिर्फ इस बात पे जवाब देंगे ना कि रेजिस्टेंस लंबाई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लंबाई आधी की हीट आधी हो जाएगी, तो गलत हो जाएंगे। करंट को देखना पड़ेगा, तो सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है फॉर्मूले के, ठीक है, ता वक्त के वो बाकी फैक्टर को कांस्टेंट ना कर दे। ठीक है बेटा, चलने आगे।
Yes, sir. अब है जी मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये नीचे देखो रेड कलर में आपको नजर आ ही रहा होगा कि जब करंट किसी कंडक्टर से गुजरता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। करंट के प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस के इन्वर्सली होता है, और ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला आ गया इक्वालिटी में। ये फॉर्मूला आपने न्यूमेरिकल में भी यूज किया हुआ है। वो जो एक तो तार है जिसमें से शायद 10 एम्पियर या 200 एम्पियर करंट गुजर रहा है, और नीचे 10 फुट की हाइट के बाद किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन मालूम करनी है। वो सवाल चैप्टर 14 में कहीं है। ये भी चैप्टर 14 का फॉर्मूला है असल में, एम्पियर्स लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म है। और ये आपके पास म्यू नॉट परमिएबिलिटी आ गई और उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट बड़ा सिंपल है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, इनमें से जब आप करंट गुजारते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन जाते हैं। अब ये जो पॉजिटिव आयन है ये जाते हैं कैथोड की तरफ और नेगेटिव आयन एनोड की तरफ। नेगेटिव आयन एनोड पर जाके इलेक्ट्रॉन गिव अप करते हैं और पॉजिटिव आयन टेकअप करते हैं एनोड को, एनोड मतलब इलेक्ट्रॉन्स को। तो पॉजिटिव आयन कैथोड पे जब जाएगा वहां से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा। कॉपर सल्फेट की एग्जांपल हमारी बुक में लिखी हुई है। कॉपर और सल्फेट के दो आयन बन जाएंगे, कॉपर पॉजिटिव 2 और सल्फेट नेगेटिव 2। अब होता ये है कि जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं वो उसके दोनों इलेक्ट्रोड हम कॉपर के बनाते हैं। तो जो हमारा एनोड है ना, वहां से कॉपर सॉल्यूशन में आता है, और जो सॉल्यूशन का कॉपर है वो पॉजिटिव आयन बन के कैथोड पे चिपकता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इसके जरिए हम फिर प्रीशियस मेटल्स की कोटिंग करते हैं आम मेटल्स के ऊपर या आर्टिकल्स के ऊपर। जैसे आप लड़कियों के जेवरात हो, चांदी के जेवर होते हैं, सोने की मलमाकारी कर देते हैं, इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और वो आर्टिफिशियल जेवरात बन जाते हैं सोने के, और आप बड़े शौक से पहन के फिरती हो। तो बेटा वो प्रोसेस ये है। बाकी केमिस्ट्री में आपने शायद ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है, मैं तो यहाँ से ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि फिजिक्स ऊपर ऊपर की चीज़ होती है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक और एमसीक्यू है कि सल्फेट कॉपर की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो कांस्टेंट रहती है। एनोड को भी कुछ अर्से बाद चेंज करना होता है क्योंकि वो घुल घुल के शामिल होता रहता है। ठीक है, अब आ जाता है ओम्स लॉ। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले किसी का कोई सवाल है? अब बताएं। अब कोई सवाल नहीं है? आगे चलते हैं फिर। हाँ, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही ना? मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। ये ओम्स लॉ तकरीबन आपको नजर आना चाहिए पूरा। ठीक है, 1826 में जर्मन साइंटिस्ट था जॉर्ज साइमन ओहम, उसने ये लॉ प्रेजेंट किया था। ये रेड कलर का सर्कल हुआ हुआ है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैं टिक कर देता हूँ इस जगह पर। ओम्स लॉ है क्या कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड physical states of the conductor, temperature of the conductor should remain constant. जब तक ये चीजें कांस्टेंट हैं तो V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। कोई मसला यहां तक? अब यहां पे एक चीज नोट कर लो जो तुम लोगों की नई होगी। I is proportional to V और इक्वेशन ये वाली। अब जब यहाँ कांस्टेंट लेते हैं तो वो G आता है।
जी का मतलब 1/r होता है। कंडक्टेंस का सिंबल है कैपिटल जी। 1/r रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है। ये असल फॉर्म यही है ओम्स लॉ की, I इज इक्वल टू जी वी या 1/r वी। हमारी बुक में लिखी होती है V इज इक्वल टू आई आर, ये लेफ्ट पे लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट असल नहीं है, असल मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वो हम रेसिप्रोकल में लेते हैं, ये असल में रॉन्ग है, यहाँ मेंशन भी किया हुआ है हमने, ठीक है। लेकिन क्योंकि बुक में लिखी है, इसको हम एज सच लेके चलेंगे। अब जो मटेरियल्स ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो ओमिक होते हैं, और जो नहीं करते वो नॉन ओमिक होते हैं। ओमिक में मेटल्स आ गई, कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया। नॉन ओमिक में सेमीकंडक्टर आ गए, टंगस्टन फिलामेंट आ गया, बैड कंडक्टर्स आ गए, और ये आ गया क्या नाम है, ट्रांजिस्टर्स। इनके ग्राफ ही नीचे बने हुए हैं, जरा देख लें। पहला ग्राफ आपके पास ओमिक मटेरियल का ये वाला है, ये टंगस्टन फिलामेंट नॉन ओमिक है नंबर 2, और नंबर 3 सेमीकंडक्टर का है, इस किस्म का होता है जो मैंने दोबारा ड्रॉ कर दिया। इसमें फॉरवर्ड करंट सर मिली एम्पियर में, बैकवर्ड माइक्रो एम्पियर में। जी मेरा बेटा, अगर एमसीक्यूज आ जाए कि ओम्स लॉ का कांस्टेंट क्या है तो फिर क्या लगाएंगे करेक्ट आंसर? जब आप कंडक्टिविटी कांस्टेंट होगा या रेजिस्टेंट? रेजिस्टेंस 1/r, कंडक्टिविटी इसमें कंडक्टेंस कांस्टेंट है, कंडक्टिविटी नहीं है, कंडक्टेंस है, ठीक है। वो कांस्टेंट असल में इसका तमाम बड़ी किताबों में, ए लेवल की बुक्स में, बाकी ए लेवल की, ओ लेवल की बेटी बैठी हुई है, ए लेवल की अभी बनी नहीं है, वहां जाके पढ़ लेती। हाँ जी बेटा, ओ लेवल बैठे हो आप, बाकी ए लेवल, हाँ ए लेवल भी है बेटा, बैठे हो आप? जी सर। पढ़ा हुआ है तुमने ये इस तरह की स्टेटमेंट? कौन सी वाली सर? ये V इज इक्वल टू I/R, I इज इक्वल टू ये I is proportional to V, I is equal to I/RV, this one, जिसको GV भी पढ़ते हैं। नहीं सर, ये नहीं पढ़ा हुआ। क्यों, तुमने वो नहीं पढ़ी उसकी यंग की फिजिक्स? उसमें नहीं लिखा सर, है इस यंग फिजिक्स। सिलेबस में नहीं। हमारे टीचर्स हमें नोट्स लिखवाते थे, उसमें नहीं है, उसमें ये नहीं था। और इस साल वो V सिलेबस इज में इक्वल टू थोड़ा चेंज। IR होगा। हाँ जी, V इज इक्वल टू IR ठीक है, जी। सर चलो KPK की ठीक बुक में है। ये क्वेश्चन यूज किया जी वाली। कौन सी, किसमें? सर KPK की बुक में। हाँ ठीक है, असल सर स्टेटमेंट ये यही है I वैसे। ओवर R है ये। लेकिन सुन लो, हाँ, V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू GV या 1/RV, दोनों ही वैलिड हैं। ठीक है। अब सवाल करो। चलें जी, आगे हम चलते हैं स्लोप की तरफ, और यहाँ बड़े मजे मजे के सवाल बनते हैं। ये राइट साइड पे रेड कलर से मैंने कुछ लिखा हुआ है, जरा इस तरफ आ जाए। पहले डायग्राम नंबर 1 पर आए, फिर डायग्राम नंबर 2 पर आए। डायग्राम नंबर 1 है I और V का ग्राफ, इसका स्लोप G के बराबर है, कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरा ग्राफ V और I का है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ फर्क थोड़ा सा स्लोप के अंदर आ जाएगा, एक की स्लोप ज्यादा होगी, एक की कम। यानी जहां कंडक्टेंस की स्लोप ज्यादा है, ऑब्वियसली वहां रेजिस्टेंस की स्लोप क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बात तो ये पता लग गई हमें। नीचे मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला क्वेश्चन लिया हुआ है, ये नंबर 3 पर। ए और बी दो ग्राफ हैं, ए का एंगल है 30 डिग्री
और बी का है 60। मुझे कहा गया आर ए आर बी की रेशो मालूम करें। अगर तो मैं स्लोप के जरिए चलता हूं डायरेक्टली, तो स्लोप तो मुझे कंडक्टेंस देती है। मुझे ये पता है कि यहाँ पे इस ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं आर ए ओवर आर बी का फॉर्मूला बनाऊंगा स्लोप ऑफ बी, बी ऊपर और ए नीचे, क्योंकि इधर आर ए ऊपर है तो उधर स्लोप ऑफ ए नीचे होगी। इस तरह फॉर्मूला बना लूंगा। स्लोप का मतलब टेंजेंट थीटा होता है, बड़ा सिंपल। अब मेरे पास बी का एंगल है 60, तो टेंजेंट 60 उसकी स्लोप आ गई ऊपर वाले की, और टेंजेंट 30 नीचे वाले की। आगे इनकी वैल्यू पुटअप करूंगा √3 और 1/√3, और आंसर आ गया 3। इस तरह सॉल्व कर लूंगा इसको। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी। सर एक ग्राफ, हाँ जी मेरा बेटा। सर ये जो 1060 और 1030 है, इसकी वैल्यूज हम लोग याद करेंगे? हाँ याद करेंगे। अब ठहर जाओ 1 मिनट, मैंने टेबल बनाया हुआ था पिछली क्लास को पढ़ाते हुए, वहां भी यही सवाल हुआ था। ये लो आ गया। लो जी, ये टेबल आपने नोट करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। 30, अभी मैं सिर्फ पहली 3 वैल्यू सिखा रहा हूँ आप लोगों को, आने वाले दौर में और सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेंजेंट है, और टेंजेंट साइन ओवर कॉस होता है। और से देखो, साइन में 1/2 लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा होगा आपको। क्रॉस में इसको इधर नीचे 1/2 कर देंगे कॉस 60 के सामने। इसी तरह कॉस 30 √3/2 है, तो ये जो आप क्रॉस में उधर चला गया साइन 60 पर। और 45 बड़ा सिंपल है, 1/√2 1/√2 दोनों का आंसर है साइन कॉस का। अब ये जो 30 की 2 वैल्यूज हैं साइन और कॉस की, इनको डिवाइड कर दो, साइन ऊपर कॉस नीचे, 2 कट गया। ये टेंजेंट 30 का आंसर 1/√3 जो मैंने पीछे पुटअप किया हुआ है, ये यहाँ पे ये देखो ये नजर आ रहा है। अब ये डिवीजन के नीचे डिवीजन है, तो ये वाला √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 2 √ आ जाएंगे, कट कटा के 1 का स्केयर हो जाएगा, वो 1 पावर बन जाएगी, और 3:1 रेशियो इनकी आ गई थी। जो 45 है उसको जब डिवाइड करेंगे साइन कॉस को, √2 कटेगा, 1 बचेगा। ये रट्टा लग जाएगा, ये रट्टा लगाना है, 1-2 रट्टे और लगाने हैं। 1/2 का मतलब 0.5, 1/5 का मतलब 0.2 या 2/10, और इसको भी 5/10 पढ़ सकते हैं। 1/3 होगा 0.33 या 33/100। यहाँ तक याद कर लीजिए, बाकी फिर देख लेंगे। ऐसा ऐसा ये चीज़ें आपको मैं ऐड कराता जाऊंगा, मैथमेटिकल चीज़ें। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? सर चलें जी, फिर आगे चलते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर आ जाएं। कॉम्बिनेशन है जी आपके पास, सीरीज एंड पैरेलल नजर आ रहे होंगे इस वक्त आपको लिखे हुए ऑन द स्क्रीन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने 3 रेजिस्टेंसेस लिए हैं, सीरीज के भी 3 ली हुई हैं। सीरीज का मतलब 1 आफ्टर द अदर। ये नंबर 1 पे सारा पैरेलल है, और ये नंबर 2 पे सीरीज की बातें हैं।
पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, नंबर 1 देखें। करंट अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंसेस, लेकिन ये करंट सेम भी हो सकते हैं अगर रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं। तो मे और मे नॉट वाली कंडीशन आ गई कि करंट इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सीरीज में करंट हमेशा इक्वल ही होगा। पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अच्छा, अब तमाम करंट्स का सम पैरेलल में टोटल करंट के बराबर होता है, ये वाली इक्वेशन। V इज इक्वल टू आई आर अगर आप मान लेते हो, माना वही है, V कांस्टेंट है तो I और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसमें इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1/RE का फॉर्मूला बनता है, 1/R1, 1/R2, 1/R3। अगर ये तीनों बराबर हों R/3 बनेगा, और अगर ज्यादा चीजें हैं R/n हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। पैरेलल में कोई मसला? जी बेटा। सर एक्सक्यूज मी, सीरीज में आ जाओ। हाँ बोलो बोलो। सर ये लिखा हुआ है कि ओहम्स लॉ इज एन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, तो इसका क्या मतलब है? न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स लगती है, एक्सेलरेशन पैदा होता है किसी मास में, ठीक है। यहाँ पे उसी वाले से हम करते हैं कि पोटेंशियल वर्क डन है ना, इक्विवेलेंट है, किस पे लगता है? चार्जेस पे, वो करंट बन जाता है रेजिस्टेंस के अंदर। उधर आ जाती है मास, और मास भी रेजिस्टेंस है, इनर्शिया जिसे कहते हो, मेजर ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस ऑपोजिशन, वो ऑपोजिशन है मोशन के खिलाफ, तो रेजिस्टेंस भी तो मोशन के खिलाफ ऑपोजिशन है, इलेक्ट्रॉन की मोशन के खिलाफ। और जब मूव करता है वो करंट बनता है। वहां मास मूव करती है तो एक्सेलरेशन बनता है। वहां हम कहते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनल हो गए, इक्विवेलेंसी कायम हो गई। क्लियर हो गया? सर क्वेश्चन क्या अब पूछा था? आप आ जाओ। इन्होंने क्वेश्चन ये किया था कि ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, F इज इक्वल टू एम ए, ये V इज इक्वल टू आई आर के इक्विवेलेंट है, वो मैंने साबित किया है। समझ आ गई? यस सर। अच्छा जी, आपकी किताबों में ये नहीं है बेटा। ये वैसे किस बुक में लिखा हुआ है? ये मेरे ख्याल में मैंने तो किसी फॉरेन बुक में पढ़ा था, हमारी अपनी किताब में तो ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी। किताब का नाम याद नहीं तुम्हें? मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, टाइम ज़ाया हो रहा। सीरीज कम्बिनेशन, इसमें आपके पास करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ये पहली लाइन देखो राइट साइड पर, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि नजर आए। V इज इक्वल टू आई आर को ले लें, V और R इसमें प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट कांस्टेंट है इस वक्त। और तमाम पोटेंशियल्स का सम अलग अलग टोटल पोटेंशियल के बराबर, और रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला R1, R2, R3, इक्विवेलेंट डिस्टेंस 3R, बहुत सारी हो एक जैसी तो NR। अब यहाँ एक सवाल बनता है कि बाद में कहते हैं कि जी इफ वी हैव n equal resistors and they are connected first in parallel and then in series, या first in series and then in parallel, then what is the ratio between them? Ratio of the equivalent resistance आपने मालूम करनी है।
तो बेटा जी पैरेलल में अगर आप रेजिस्टेंसेस को लगाते हो, ये इक्वेशन नंबर 1 में उनका आंसर लिखा हुआ है। सीरीज में लगाते हो इक्वेशन नंबर 2 में नजर आ रहा है। हमने सीरीज की रेशियो लेनी है पैरेलल से, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। ये इक्वेशन 2 का आंसर है सीरीज का, और नीचे पैरेलल का आंसर है। तो नीचे का n ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, r r से कटेगा, n स्क्वायर इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम? सर एक्सक्यूज मी जी बच्चे। सर, वो मैंने आपसे पूछा था कि बता दें ओहम्स लॉ इज इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। इसका मतलब कि सर मेरा नेटवर्क चला गया था, मैंने सुन सकी आपकी बात। तो कर लो गल, वो मैंने 5 मिनट लग के सारा साबित कर दिया। अब तुम ये रिकॉर्डेड में सुनना। सही है सर। अब जरा सब्र करो, मुझे पहली पूरी बात मुकम्मल करने दो, आखिर में टाइम बचेगा तो मैं रिपीट कर दूंगा, याद करा देना। मैंने इस दौरान तुमसे सवाल किया था कि तुमने किस किताब में ये लाइन पढ़ी है। सर ये नियर पियर की बुक में लिखा हुआ था। नियर पियर, हाँ जी, मैं वही कहूँ कि हमारी बुक में नहीं लिखा है। कि एक बच्ची मुझसे पूछ रही थी तो मैंने उससे बताया था कि ये फॉरेन बुक में होता है, ये वहाँ मैंने खुद पढ़ा हुआ है, लेकिन ये इसमें नहीं पढ़ा, अपनी हमारी जो आम लॉ और बोर्ड की किताबें हैं। चलें आगे चलते हैं। फिलहाल हम एक सवाल है छोटा सा, एक रेजिस्टेंस है R, आपने उसके किए 10 बराबर हिस्से, तो हर एक की वैल्यू आ गई R/10। अब इन 10 हिस्सों को आपस में मिला के ट्विस्ट कर दिया, यानी पैरेलल में जोड़ दिया, तो इक्विवेलेंट का आंसर बताओ। तो पैरेलल की इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R/N। अब यहां पर 10वें हिस्से का आंसर है R/10। तादाद टोटल 10 है, R/10 10 से मल्टीप्लाई होगा तो R/100 आंसर आएगा। एक चीज क्लियर हो गई। एक बड़ा मशहूर सवाल है कि आपके पास अगर 2 एक जैसे रेजिस्टर हों या 3 एक जैसे हों, तो उनको मिला के कितने सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन बनेंगे। बड़ा मशहूर सवाल है। अगर 2 रेजिस्टर हो ना, तो 2 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, या तो वो दोनों सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे। अगर 3 इक्वल रेजिस्टर हैं तो एक कॉम्बिनेशन सीरीज का, एक पैरेलल का, एक जिसमें 2 सीरीज एक पैरेलल में आ गया, चौथा 2 पैरेलल एक सीरीज में आ गया, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कोई टोटका अभी तक नहीं है इसका। आपके पास किसी के पास हो तो मुझसे शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। 4 रजिस्टर हो जाए ना अगर, तो मेरे ख्याल में 6 बनते हैं वो। अब आप करेंगे इसको, वो असाइनमेंट है। 4 हो तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो आपने निकालने हैं। अच्छा वापस से आया था थोड़ी देर के लिए। यहां पर मैंने कुछ 2 फॉर्मूले लिखे हैं, 2-3 ये। इसमें एक फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने कि 2 रजिस्टर पैरेलल में लगे हों डिफरेंट, तो उनका ये फॉर्मूला याद कर लो, 1/R1 + 1/R2 की जगह ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम। लेकिन अगर 3 रजिस्टर लगे हों तो बेहतर तरीकाकार है कि आप ये वाला ही फॉर्मूला यूज करें। अगर आप ऊपर वाला जैसा करने की कोशिश करोगे तो वो बनेगा R1/R2 + R2/R3 + R3/R1 और नीचे तीनों का सम। ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो 1/R1 1/R2 1/R3 बेहतर रहेगा। अच्छा अगली चीज, एक डायग्राम नजर आ रही होगी आपको, ये वाली लेफ्ट साइड पर। इस डायग्राम को जरा मैं थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ, ये सर्कल में गायब करता हूँ। इस डायग्राम का क्वेश्चन ये है कि भाई हमने इसकी इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस मालूम करनी है। मैंने वैल्यू तो कोई नहीं लिखी, बस आपको समझाना था मकसद कि आप कैसे हल करोगे। अब जरा समझो कैसे हल करोगे। ये बैटरी है तो बैटरी के उस एंड से शुरू होना है, दूर वाले एंड से, जहां दो रेजिस्टेंसेस हमें नजर आ जाएं कि वो या तो सीरीज में है या पैरेलल में, दो या दो से ज्यादा। अब देखो आपको नजर आ रहा है, मैं नीले रंग का सर्कल सा कर रहा हूं, ये तीन रेजिस्टेंसेस किस कॉम्बिनेशन में है जी बताओ? 4 5 6 वाली सीरीज में, ये तीनों सीरीज में है, इनको डायरेक्ट ऐड करेंगे। इसी तरह ये 9 और 10 भी सीरीज में है, इनको भी ऐड करेंगे। इसी तरह से ये 1 और 2 भी सीरीज में है, इनको भी ऐड कर देंगे। फर्ज कर लेते हैं कि ये 1 ओम है, 2 भी 1 ओम है, तो इनका जवाब मिलके बन जाएगा 2 ओम। इसी तरह 9 10 को भी हम 1 1 ऐड कर लेते हैं, ये भी 2 ओम बन जाएगी मिलकर। अब ये जो तीन लगी है इनमें से एक मैं ऐड कर लेता हूँ 1 ओम, बाकी दो को मैं ऐड कर लेता हूँ आसानी के लिए 0.5, तो ये भी 2 ओम बन जाएगी। 7 को भी हम 2 ऐड कर लेते हैं। तो जब ये ऊपर वाली 4 5 और 6 को मैं ऐड कर दूंगा तो 7 के साथ ये पैरेलल आ जाएगी। अब वो भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये दोनों दो दो मिलकर एक बना देंगी, क्योंकि दो एक जैसी पैरेलल में जब आती हैं तो 2/2 का फॉर्म R/n का फॉर्मूला हाफ कर देंगे दोनों को, किसी एक आंसर को हाफ कर दो, 1 हो जाएगा। जब हम ये 4 5 6 और 7 को हल कर लेंगे तो इन सब का आंसर इस 8 और 3 के साथ सीरीज में आ जाएगा, और वो आंसर 9 10 के साथ फिर पैरेलल में होगा, एंड सो ऑन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप हल करना है, लेकिन ये सारे स्टेप ज़बानी किए जाते हैं ज्यादातर। किताब में जो सवाल नहीं होता, पहले एक लिखा फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप, कोई चक्कर नहीं है, ये मैं ज़बानी कर रहा था तो ज़बानी ही होंगे। हाँ जी, बात समझ आई? एक डायग्राम मैंने नीचे बनाई थी, मैं उसको दोबारा बना देता हूँ, फिर इसको मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। देखो जरा, सर्कल है एक, इस सर्कल में यहाँ एक बैटरी लगी है, फर्स्ट सर्कल में इस डायमीटर पे यहाँ रेजिस्टेंस है और नीचे रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ लगा देता हूँ और एक यहाँ लगा देता हूँ। रेजिस्टेंस 1 2 3 4। हाँ जी, इन सबको मैंने ऐड करना है, क्या करूँगा? कौन सा कॉम्बिनेशन कहाँ से शुरू करूँगा बताओ? आपकी आवाज 4 1 से बोला आपने, 4 1 तो हो ही नहीं सकता, बीच में नॉट आ गया, ये बीच में इतना बड़ा नॉट आया हुआ। 4 1 का, हाँ बोलो। किरचॉफ से हो सकता है सर? 2 से अब किरचॉफ रूल मारो गोली, मैंने ना पढ़ाया ना अभी आया, सीधा सीधा बताओ मुझे। 4 2 से 4 2 के भी दरमियान में नॉट आ गया ना, जहां बीच में कनेक्शन आ जाए ना उसके अक्रॉस दो रेजिस्टेंस को हम नहीं ले सकते। अब सर देखो 1 4 से कर सकते हैं? 1 4 भी नहीं, 1 2 को जरा देखो गौर से। अब देखो आपके पास ये तार लगा हुआ है, तार की तो रेजिस्टेंस होती नहीं, मतलब ये देखो, अब गौर से देखो, ये डायग्राम फिलहाल यूं बनी हुई है,
इस तरह से, इधर 2 है, इधर 1 है। इधर मैं अगर यूं करता इन दोनों को आपस में मिला दूं, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बना? बीच वाली गायब कर दूं तार, कौन सा कॉम्बिनेशन बना बताओ मुझे? तो 3 और 4 का भी तो यही केस। 1 2 का कौन सा बना? पैरेलल। पैरेलल। 3 4 भी पैरेलल। असल में 1 2 3 4 सारी पैरेलल हैं। गौर से देखो, ये सारी आपस में इसी तारें तो लगी हैं, सर ये दोबारा सारी बताएं, पैरेलल स्टार्ट हैं, कैसे ये 1 किया? ओवर के फॉर्मूले से होंगी बेटा। 1 3 4 इसमें पैरेलल में लगी हैं, क्योंकि ये जो तार है ये वाली, इसकी तो कोई रेजिस्टेंस होती नहीं, तो ये दोनों मैंने यहां लगा दूं या इन दोनों को इकट्ठा कर दूं एक जगह पर, एक ही बात होती है। इस तरह ये दोनों आमने सामने आ गई, 3 4 2 3 और 1 2 सारी आमने सामने यूं लगी हुई। असल में यूं समझो आप, ये 1 आ गई, ये 2 आ गई, यहीं से 3 आ गई और यहीं से 4 आ गई। अब उनको हमने यूं कर्व से मिलाया हुआ है, इनको एक ही पॉइंट से मिला दो और इधर बैटरी लगा दो। अब बात समझ आई? यही सर्किट है सामने वाला, पैरेलल का सर्किट है पूरा। क्लियर हो गया? ये सर वैसे ही मैंने बना दिया, आ सकती हैं चीजें। ठीक है मेरा बेटा। जी बेटा सवाल करो। सर ये जो सर्कल के ऊपर वाली डायग्राम है, इसमें पैरेलल भी है और सीरीज भी है। आपने पैरेलल पहले लिया या सीरीज पहले लिया था इसको सॉल्व करते हुए? एक में ये इसकी बात कर रही हो, नंबर 1 सर ये की? जो सर्कल से ऊपर, यस सर यही। हाँ नंबर 1 डायग्राम। जी सर इसमें यही। बेटा मैंने पहले हल किया 4 5 6 को, 9 10 को और 1 2 सर को, आपने ये ऊपर सब से आपस में किया पहले है। सीरीज में थी। क्या कहा? सर ये आपने ऊपर से क्यों शुरू की है? जहाँ सर्किट स्टार्ट हो रहा है वहां से शुरू नहीं करेंगे हम? ना ना ना, ये दूर से शुरू करते हैं। जहां बैटरी होती है उधर नहीं, बैटरी की जानिब आना होता है। ठीक है, ये रूल है इसका। और सर पहले सीरीज भी बैटरी कर पे सकते आके हैं, हम पहले इख्तिताम करेंगे, वो आप जो जो फिजिबल नजर आ रहा है। जैसा डायग्राम नंबर 2 में पैरेलल ही नजर आ रहा है और 1 में सीरीज पैरेलल दोनों हैं, तो सबसे पहले सीरीज जितने नजर आ रहे हैं उनको हल कर लिया, फिर पैरेलल को हल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें सीरीज ठीक है सर। नजर आ रहा है हमें। हाँ चलें आगे चलें। ये चीज हो गई। फिर इसके अंदर एक और चीज है, ये नीचे देखें डायग्राम नजर आ रही है कोई 3 4, ट्राइंगल आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, पेंटागन आ जाए, उनके किसी दो पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस मालूम करनी आ जाए, वर्टिसिस के दरमियान, तो फॉर्मूला नोट कर लो डायरेक्ट, n-1 ओवर एन आर। इसमें आर इनमें से किसी एक साइड की रेजिस्टेंस है और शर्त यह है तमाम साइडों की रेजिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। यानी ट्राइंगल में ये फॉर्मूला बन जाएगा 2/3r, रेक्टेंगल में बन जाएगा 3/4r, पेंटागन में 4/5r। मिसाल के तौर पे एक रेजिस्टेंस है या वायर है 16 ओम की, उसको आपने दे दी शेप ये ऊपर वाली, तो 16 के 4 हिस्से की है, तो हर हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी? 4 4 4 और 4। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे 3/4 इंटू 4, तो आंसर आएगा 3 ओम। ये एक मिसाल दिया है मैंने। इसी तरह एक तार को सर्कल में दे दो शक्ल में, आधी डिस्टेंस यहां चली गई, आधी यहां आ गई। अब डायामीटर की आपने मालूम करनी है, डायामीटर के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस, तो ये होगा r/2 इधर हो गई, r/2 इधर, तो नेट आंसर आएगा
r/2/2 r/4। ये मुख्तलिफ MCQs हैं जो वक्तन फवक्तन आ जाते होते हैं। बाकी ये टेम्परेचर कोफिशिएंट वगैरह मैंने करा दिया, ये भी हो गया। अच्छा, अब इसमें जो चीज आपने करनी है ये जरा नोट करें, ये कुछ फॉर्मूले हैं बेटा। ग्रीन कलर में और येलो रंग में मैं टिक कर देता हूं। एक ये फॉर्मूला है, बाकी मैं लिखता जाता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7। ये जनाब जो नंबर 1, 2 और 3 है ना, लंबाई को आपने 2 गुना किया, 3 गुना किया, 4 गुना बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, ये उसका फॉर्मूले हैं। और अगर आप लंबाई डबल करते हो, n टाइम्स करो, n टाइम्स, तो नई रेजिस्टेंस n² होगी। लंबाई बढ़ाओगे थिकनेस उतनी कम हो जाएगी। नंबर 3 फॉर्मूले को देखो, रेडियस को अगर आप 1/n टाइम्स कम करते हो तो रेजिस्टेंस n⁴ बढ़ जाएगी। इसी तरह फॉर्मूला नंबर 4 और 5 करंट्स के फॉर्मूले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 6 और 7 पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्मूले हैं सीरीज के चक्कर में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ये फॉर्मूले थे, आपने देखने थे, करने थे। बाकी तो इसके अंदर हमने खैर से जी 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 मेरा बेटा, मैंने ये लेंथ वाला डाला था फॉर्मूला, तो कुछ कुछ में चल जाता है जिसमें n² हो जाती है पूरी रेजिस्टेंस लेंथ को डबल करने की वजह से, लेकिन कुछ में नहीं डबल चलता। करें कुछ तब भी चलेगा। सिर्फ डबल कर देता है पूरी रेजिस्टेंस को। वो सिर्फ यूं करो, जिसमें आप कहते हो नहीं चलता वो सवाल जरा शेयर कर देना सर, जिसमें वॉल उसमें के ऊपर। स्ट्रेच मैं नहीं लिखा हुआ था, बस क्यों नहीं उसमें चल लिखा रहा, हुआ क्या लिखा हुआ था सर, जिनमें स्ट्रेच लिखा होता है कि वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, तो उसमें ये फॉर्मूला चल गया हाँ था। और हाँ जिसमें हाँ लिखा हाँ, हुआ था कि बिल्कुल। लेंथ डबल्ड, उस पे नहीं चला था। अच्छा, सर एक ही बात है। तो इसमें कैटेगरी जो है ना सवालों की 2 हैं, बल्कि 2-3 हैं। एक है यूनिफॉर्म थिकनेस है, आप उसको लेंथ डबल या ट्रिपल करते हो, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। उसमें जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी थिकनेस कम होगी, वहां ये फॉर्मूला चलेगा। जहां आप थिकनेस कांस्टेंट कर देते हो तो एक असर गायब हो गया, अब असर सिर्फ लंबाई का होगा। वो सवाल की नौयत अलग है। मजा आ गई? ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्म लिखा होगा तो नहीं उसमें जी, नहीं ये फॉर्मूला देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूनिफॉर्म वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक चीजें मुकम्मल हो गई। कल इसके टेस्ट देखते हैं दोनों, और फिर देखते हैं क्या होता है आपके साथ, कितना आप उसको गेट करते हैं इंशाल्लाह। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज। सर कल